गिरगिटपुर नाम के गांव में पीताम्बर बाईसा नाम के पति पत्नी रहा करते थे। उन दोनों को दो औलाद थे। बेटा ऋषभ 25 साल का था और बेटी निशा 20 साल की थी। पीताम्बर बचपन से अनाथ था, इसलिए बहुत मेहनत करके उसने अपने जीवन को संघर्ष के साथ आगे बढ़ाया था। बचपन से ही वो बहुत संघर्षी था। उस संघर्ष के कारण वो बहुत कंजूस बन गया। उसने जीवन में एक ही मकसद बना दिया, अगर पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पाई पाई जोड़ के हमें अपने जीवन को सुरक्षित रखना होगा, यही उसका जीवन का मकसद बन गया। उसी मकसद के चलते वो बहुत कंजूस भी बन गया। कंजूस तो बहुत ही छोटा शब्द होगा उसके सामने। वो कंजूस के माई बाप निकला, मतलब कंजूसी भी उससे कंजूसी कैसे करनी चाहिए वो सीख ले सकती है। पीताम्बर खुद तो कंजूस था, साथ साथ वो अपनी पत्नी को भी कंजूस बना दिया और उनकी कंजूसी का असर दोनों बच्चों पर भी आ गया। उदाहरण के तौर पर घर में बिजली होते हुए वो लाइट पंखा तक नहीं जलाते। घर में नल होते हुए वो कोसों दूर जाकर तालाब से पीने के लिए और नहाने के लिए पानी लेकर आते हैं। और घर में खाना बचाने के लिए ज्यादातर वो अन्नदान जहाँ देते हैं वहां पर जाकर बाकी के लोगों के साथ कतार लगाते हैं। गांव में सब लोग उन्हें देखते ही कंजूसी पर पीएचडी करने वाले देखो आगे कहकर चिढ़ाते हैं। लोग चाहे जितना भी चिढ़ाए और चाहे जितना भी उनसे नफरत करें, उनके चाल चलन में और व्यवहार में कभी कोई बदलाव नहीं आता है। उनको लगता है कि ऐसे ही जीवन बिताना जीवन का असली सारांश है। वैसे देखा जाए तो पीताम्बर उस गांव में वही एकलौता अमीर है। ना वो 1 रुपया किसी को कभी मदद करता है और ना ही किसी का दुख दर्द सुनता है। उनके परिवार वाले पत्थर दिल में पलट गए। ये है हमारी पीताम्बर की कहानी। दुर्भाग्यवशत पीताम्बर का बेटा ऋषभ दिखने में बहुत सुंदर था। कोई भी लड़की एक ही नजर में उसे प्यार कर बैठे, ऐसा मनमोहक चेहरा उसका था। एक दिन ऋषभ अपने किसी व्यापार के काम में बगल के गांव सुंदरपुर में गया और वहां पर देरी हो जाने के कारण वो बिना किसी होटल में ठहरे एक मंदिर के चबूतरे पर रात गुजारा। वहां पर से देखकर मंदिर का पुजारी उसे पूछा, महाशय लगता है आप इस गांव के नहीं हैं। हमारे गांव में रात को बहुत ठंड होती है और यहाँ पर बहुत खतरा भी है। रात में कुत्ते भी बहुत घूमते हैं और चोर भी बहुत हैं। आप दिखने में एक नेक इंसान लग रहे हैं। बोलना मेरा धर्म था, इसलिए बोल रहा हूँ। आपको यहाँ पर रुकना ठीक बात नहीं है। अगर आप चाहें तो हमारे घर पर रुक सकते हैं। एक रात के लिए मैं अपने घर में आपको पनाह दूंगा, चिंता मत कीजिए। पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको मुफ्त में पनाह दूंगा। आपके पास पैसे नहीं होंगे, इसीलिए तो आप यहाँ पर सो रहे हैं और मैं जानकर भी आपके पास पैसे कैसे वसूल कर सकता हूँ। डरिए मत, मेरे घर चलिए। जब पुजारी ने उसे ऐसा कहा तो ऋषभ का चेहरा खिल उठा। पुजारी का एक छोटा सा घर था। घर दिखने में छोटा था पर घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। पुजारी उसको अपने घर में जाते ही अच्छा भोजन खिलाया और उसे सोने के लिए एक अच्छी जगह भी दी। अगले दिन सुबह ऋषभ की आंखें खोलते ही उसके सामने एक सुंदर सी लड़की खड़ी थी जिसका नाम पुष्पिता था। पुष्पिता पुजारी जी के घर पर फूल का जो पेड़ है उससे फूल तोड़ने के लिए वो वहां पर आई थी। वो वहां पर फूल तोड़ रही थी पर सोए हुए ऋषभ की सुंदरता के ओर ताड़ रही थी। ऋषभ आंखें खोलते ही जब पुष्पिता ने उसे देखी तो वो शर्माई। तब वहां पर पुजारी आता है। अरे महाशय, उठ गए आप? रात को नींद ठीक से लगी ना? हाँ पुजारी जी, रात को नींद बहुत अच्छी लगी। पुजारी तब पुष्पिता की ओर देखता है और उससे बात करता है। अरे बेटी पुष्पिता, लगता है आज तुमको फूल तोड़ने के लिए देर हो गई। तुम्हारे पिताजी घर पर है ना? हाँ पुजारी जी, पिताजी घर पर ही है। क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं? पुष्पिता पुजारी से बात करती है पर उसकी नजर ऋषभ के ओर टिकी रहती है। पुजारी वो गौर करता है और पुष्पिता से ऐसे कहता है, ओहो, तुम ये सोच रही हो ना ये महाशय कौन है? ये एक राहगीर हैं, हमारे पड़ोस के गांव में ही रहते हैं। बस मैंने इन्हें रात काटने के लिए अपने कुटिया में आतिथ्य दिया।
पुजारी ऋषभ की ओर देखकर पुष्पिता की जानकारी देता है। महाशय, ये हमारे गांव की मुखिया प्रभाकर जी की बड़ी बेटी पुष्पिता है। बहुत अच्छे खानदान है इनका। आप अगर चाहें तो मैं इनके घर वालों से आपसे मिलवाता हूँ। जी पुजारी जी, जरूर मिलकर जाएंगे। आपने मुझे आतिथ्य देकर मुझ पर एहसान किया है। अगर मौका मिला तो जरूर जीवन में आपका यह एहसान चुकाऊंगा। पुष्पिता ऋषभ की बातें सुनकर खुश हो जाती है और वो ऋषभ के ऊपर मोहित हो जाती है। दोनों की नजर से टकराते हैं। उन दोनों को टोकते हुए पुजारी ऋषभ से ऐसा कहता है। महाशय, आप स्नान पान जलपान करके तैयार हो जाइए। हम मुखिया जी के घर पर ले जाएंगे और उनसे आपको मिलवाएंगे। पुष्पिता ऋषभ के तरफ मुस्कुराते हुए देखकर अपना घर चली जाती है। ऋषभ पुजारी के यहाँ स्नान पान करके वहाँ नाश्ता खाने के बाद पुष्पिता के घर के और पुजारी जी के साथ निकल पड़ता है। पुष्पिता के घर पर जाते ही पुष्पिता ऋषभ को देखकर शर्माती हुई अंदर चली जाती है। ऋषभ को पुष्पिता का इस तरह शर्माना देखकर मामला समझ में आ जाता है। प्रभाकर पुजारी की ओर देखकर नमस्कार करते हुए ऐसा कहने लगता है। क्या हुआ पुजारी जी, आप आज हमारे घर के और रास्ता कैसे भूल गए? कुछ जरूरी काम है क्या? और आपके साथ ये बरखुरदार कौन है? देखने में तो अच्छे घर का लग रहा है। आपका परिचय तो दीजिए बरखुरदार। ऐसा प्रभाकर कहने पर ऋषभ अपना परिचय देता है। जी, मैं आपके पड़ोस के गांव गिरगिटपुर में रहता हूँ। मेरे पिता का नाम पीताम्बर है। हमारे उस गांव में बहुत सारी खेती बाड़ी है। उस गांव के सबसे अमीर लोगों में से हम एक हैं। कल मैं आपके गांव मेरे खेत से उगे चावल की बोरियां बेचने के लिए आया था, तो हमें पुजारी जी वहां पर मिल गए और अपने घर में मुझे एक रात के लिए पनाह दिए। पुजारी ऋषभ की बात सुनकर चौंक जाता है और वो मन ही मन सोचने लगता है। अरे, ये महाशय इतना धनवान है तो मंदिर के बाहर क्यों सो रहा था? हमारे गांव में तो ठहरने के लिए कई सारे होटल्स हैं। कहीं ये मुखिया के सामने ऊंचा तो नहीं फेंक रहा है? वैसे मुझे क्या करना है? और ये अभी यहाँ से तो जाने ही वाला है। मैं जिस काम के लिए यहाँ आया हूँ वो काम निपटा के यहाँ से निकल जाऊंगा। उन दोनों को बीच में टोकते हुए पुजारी बोलने लगता है। महाप्रभु, मैं असल में आपके पास इसलिए आया था कि हमारे गांव में हर साल हो रहे ग्राम देवता का त्योहार अगले महीने ही होने वाला है। हमें आज से ही चंदा गांव वालों से वसूल करना होगा। अब आज गांव में एक मीटिंग बिठाकर सबको इत्तला कर दीजिए। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। आप अगर ना बोलते तो मुझे कभी याद नहीं आता। वैसे मैंने आपको और एक जिम्मेदारी भी सौंपी थी, लेकिन आप वो भूल गए। मेरी बड़ी बेटी के लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढने के लिए कहा था, पर अब तक आप मेरे पास एक भी रिश्ता लेकर नहीं आए। प्रभाकर की बात सुनकर पुजारी तुरंत मौके पर चौका मारता है। महाप्रभु, मैं आपसे दूसरी बात अब तक नहीं छेड़ी है ना। अब ये महाशय को मैं आपके घर किस लिए लेकर आया हूँ? पहले लड़के को मिला देता हूँ, बाद में आपसे मैं इनके घर वालों से मिला दूंगा। पुजारी की बात सुनकर ऋषभ हैरान हो जाता है। प्रभाकर को ऋषभ पसंद आ जाता है। लड़का तो मुझे पहली ही नजर में भा गया था। मैं अपने घर वालों से भी एक बार पूछ लेता हूँ। कहकर प्रभाकर अपने घर वालों को बुलाता है और पहले वो पुष्पिता से पूछता है। बेटी, पुजारी जी तुम्हारे लिए एक रिश्ता लेकर आए हैं। लड़के के माँ बाप से पहले लड़का तुम्हें देखने के लिए आ गया है। अगर तुम्हें ये लड़का पसंद आया है तो बात आगे बढ़ाएं क्या? पुष्पिता शर्माते हुए बोलती है। पिताजी, मैं ही खुद आपसे बात करने वाली थी कि वो मुझे पसंद आए हैं और उनके यहाँ आप मेरी बात चलाइए, पर ये रिश्ता खुद चल के आया है, तो इसमें मुझे सोचने की कोई बात नहीं है। कल ही जाकर रिश्ता पक्का कर दीजिए। पुष्पिता की बात सुनकर ऋषभ परेशान हो जाता है, पर वो वहाँ पे अपने मुंह पर ताला लगाकर चुप हो जाता है, क्योंकि पुष्पिता उसे भी पसंद आने लगती है। तब प्रभाकर पुजारी से ऐसा कहता है। पुजारी जी, हमारे तरफ से रिश्ता मंजूर है, फिर भी एक बार आप उनके गांव जाके लड़के के परिवार के बारे में और उनके हैसियत जायदाद के बारे में जांच पड़ताल थोड़ा कीजिए। प्रभाकर की बात सुनकर पुजारी हामी भरता है और ऋषभ के साथ उसके गांव की ओर निकल पड़ता है। पुजारी जाकर ये पता लगाता है कि वे बहुत ही पैसे वाले हैं और उनके पास बहुत सारे जमीन जायदाद भी हैं।
पर पुजारी गांव वालों के मुंह से जब ऋषभ के खानदान के बारे में छी थू सुनता है और उनकी कंजूसी के किस्से सुनता है तो पुजारी घबरा जाता है और वो मन में ठान लेता है कि वो सब कुछ मुखिया के सामने सच बताएगा। सीधा वो प्रभाकर के घर पर जाता है और उनके पूरे परिवार वालों के सामने ऋषभ के परिवार की सच्चाई बताता है। महाप्रभु, वो लड़के ने जो कुछ भी बोला सब कुछ सच है। उनके पास जमीन है, जायदाद है और वो बहुत पैसे वाले भी हैं। लेकिन गांव का एक भी आदमी उनसे प्यार से बर्ताव नहीं करता है और उनको इज्जत नहीं देता है, क्योंकि ऋषभ का परिवार उस गांव में सबसे पैसे वाले हैं। पर इतना धनवान होने के बावजूद वो लोग भिखारियों के जैसे जीते हैं। वो किसी को एक पैसे की मदद तक नहीं करते। उनके सामने अगर किसी की जान भी क्यों ना चली जाए, वे लोग सामने वाले को पानी की बूंद तक नहीं पिलाते। इतने स्वार्थी, कंजूस और निर्दयी लोग हैं। महाप्रभु, अब आगे आपकी मर्जी। पुजारी की बात सुनकर प्रभाकर चौंक जाता है, पर पुष्पिता ऋषभ से प्यार करने लगती है, इसलिए वो अपने पिता को समझाती है। पिताजी, एक बार प्यार करने के बाद किसी और के साथ जीना बहुत गलत होगा। मैं उनसे ही प्यार करती हूँ और वही मेरे पति है। मैं ये स्वीकार कर चुकी हूँ। मैं किसी भी कीमत पर ये फैसला नहीं बदल सकती। वो चाहे जितने भी कंजूस क्यों ना हो, उनके साथ जीवन बिताऊंगी। और मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं उनके पूरे परिवार को कुछ ही महीनों में कंजूसी से मुक्त करूंगी। ये मेरा वादा है। तब पुष्पिता की माँ देवकी, पर बेटी, तुम इतनी सारी आराम की जिंदगी छोड़कर कैसे रहोगी? आप फिक्र मत कीजिए माँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तब पुष्पिता की बहन रश्मिता बोलती है, पर दीदी, तुम बिना एसी के नहीं रह सकती। वैसे भी उनकी कंजूसी देखकर मुझे ऐसा लगता है उनके घर में पंखे भी नहीं चलते होंगे। आप अपने आप को सजा क्यों देना चाहती हो? जब कोई किसी से प्यार करता है ना छोटी, तो इंसान चाहे कितना भी मुश्किल में क्यों ना हो, वो हंसते हंसते सह लेता है। मैं भी सह लूंगी चुटकी। मैं उनके सिवा और किसी से शादी नहीं करूंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। पुष्पिता की जिद के सामने उसके परिवार वाले घुटने टेक देते हैं और ऋषभ के साथ पुष्पिता की शादी धूमधाम से हो जाती है। पुष्पिता मायके छोड़ के ससुराल चली जाती है। गर्मियों का दिन था, फिर भी उनके घर पर पंखे नहीं चले थे। खिड़कियां खुला करके रात में सोने की आदत उनकी थी। पुष्पिता कुछ भी बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन गर्मी को बर्दाश्त करना उसके लिए नामुमकिन था। पहले ही दिन उसके लिए नर्क जैसा कटा। उस घर में सब लोग आराम से सो गए थे, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। जैसे तैसे वो दिन बीत गया। अगले दिन सुबह होते ही पुष्पिता को चाय पीने की आदत थी, लेकिन उनके घर में चाय बनता नहीं था। सुबह सुबह सास बाईसा उठकर पुष्पिता के पास आकर ऐसी बोलती है, अरे बहू, रात को नींद अच्छे से हुई ना? परेशान मत होना। कुछ दिन बस तुम्हें तकलीफ होगी, बाद में सब कुछ आसानी लगेगा। तब पुष्पिता अपनी सास से पूछती है, माँ जी, मुझे सुबह सुबह चाय पीने की आदत है। क्या आप लोग चाय नहीं पीते हैं? आपको आदत नहीं है? चाय तो हम कभी कभी पीते हैं। वैसे भी चाय पीना सेहत के लिए बहुत बुरी बात है। घर में पानी है, तुम पेट भर के पीकर नहा के तैयार हो जाओ। घर पर ही रहेंगे, फिर तैयारी किस बात की सासू माँ? नहाने के बाद आकर नाश्ता बनाऊंगी। नाश्ता बनाओगी? अरे बहू, घर में कोई नाश्ता नहीं खाता है। सब लोग सीधा दोपहर में भोजन ही करते हैं। सास की बात सुनकर पुष्पिता चौंक जाती है और वो अपने आप को संभाल कर सास से बात करती है। ठीक है माँ जी, मैं जाकर नहा के आती हूँ और फिर सीधा खाना ही बनाती हूँ। बाईसा आश्चर्य होकर पुष्पिता की ओर देखती है और बोलती है, अरे बहू, तुम जाके सिर्फ तैयार होकर आ जाओ, हम सब बाहर खाना खाने जाएंगे। कहकर वो नहाने चली जाती है और सज धज कर बाहर निकलती है। उसको देखकर घर के सारे सदस्य आश्चर्य होकर देखते हैं और पुष्पिता उनको देखकर चौंक जाती है। सास, ससुर, पति और ननंद, उनके मैले कपड़े देखकर पुष्पिता शर्म से लाल पीला हो जाती है। जैसे तैसे उनके साथ पुष्पिता बाहर निकलती है। गांव के सभी लोग उनके तरफ देखकर हंसते हैं। गांव वालों में से एक ऐसा बोलने लगता है, अरे ये लोग तो भिखारी ठहरे ही ठहरे, साथ बिचारी बहू को भी भिखारिन बनाने में लग गए। अरे मैडम, जल्दी यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम कुछ ही दिनों में पागल बन जाओगी।
कहकर जोर जोर से हंसने लगता है। पुष्पिता उनकी वो बातें सुनकर खुद को शर्मिंदा महसूस करती है, फिर भी आगे बढ़ती है। पुष्पिता को वो लोग भिखारियों की कतार में खड़ा कर देते हैं। पुष्पिता जैसे तैसे उस दिन वहां खाकर घर वापस आ जाती है। घर आके इन लोगों की नीयत को किसी भी कीमत पे बदलने की ठान लेती है। वो अपने बचपन का दोस्त राजीव को फोन लगाती है, जो एक डॉक्टर है। पुष्पिता सारी बातें अपने दोस्त को बताती है। सारी बात सुनने के बाद वो पुष्पिता से ऐसे बोलता है, तू टेंशन मत ले पुष्पिता, मैंने ऐसे बहुत से लोगों को ट्रीटमेंट किया है। ये लोग पैदाइशी कंजूस होते हैं, पर इनकी कंजूसी तभी छूटती है जब इनको ये पता लगेगा कि ये इस दुनिया में कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, यानी ये थोड़े ही दिनों में मरने वाले हैं। तब तो अपनी जान के खातिर अपनी सारी जायदाद तक खत्म करने के लिए तैयार हो जाएंगे। पुष्पिता गुस्से में राजीव से बोलती है, राजीव, मैंने तुम्हें सलाह के लिए फोन किया था और तुम उनकी जान लेने की बात कर रहे हो। यही हमारी दोस्ती है क्या? राजीव हंसते हुए जवाब देता है, अरे पगली, मैं उनको मारने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ऐसा झूठ मूठ का नाटक अगर हम तुम्हारे घर में पैदा करेंगे तो वो जरूर बदल जाएंगे। मुझे अपनी इस ट्रीटमेंट पे पूरा भरोसा है। तुम अगर हाँ बोलोगी तो मैं एक दवाई दूंगा, तुम उनको उन्हें पानी में डालकर पिला देना। बाद में वो सब चक्कर खाकर नीचे गिर जाएंगे। होश आने में उनको 1 घंटा लगेगा। तब तक मैं कुछ फर्जी रिपोर्ट लेकर आऊंगा और उनको यकीन दिलाऊंगा कि वो ज्यादा दिन नहीं जीने वाले हैं। देखते जाना, कुछ ही दिनों में तुम्हारा परिवार साधारण परिवार हो जाएगा। पुष्पिता को उसका सुझाव अच्छा लगता है और वो हामी भरती है। राजीव पुष्पिता को वो दवाई चोरी घर आके इन लोगों की नीयत को किसी भी कीमत पे पुष्पिता वो दवाई पानी में घोलकर सबको पिला देती है। जैसे राजीव ने कहा था वैसे ही सभी को चक्कर आता है और वे लोग बेहोश हो जाते हैं। तुरंत राजीव अपने असली गेटअप में कुछ फर्जी रिपोर्ट्स लेकर पुष्पिता के घर पे पहुंच जाता है। ठीक 1 घंटे के बाद उन सबकी आंखें खुलती है। सामने डॉक्टर को देखकर सब परेशान हो जाते हैं। पहले पीताम्बर घबराता हुआ बोलता है, बहू, हमें क्या हुआ है? हम अचानक बेहोश क्यों हो गए हैं? तब बिना समय जाया किए राजीव बोलने लगता है, माफ कीजिए साहब, आपकी बहू कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि वो बहुत सदमे में है। बोलने के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पर आप सब लोग बस कुछ ही दिनों के मेहमान हो। सब लोग चौंक जाते हैं। ऋषभ घबराते हुए पूछता है, पर हमें ऐसी क्या बीमारी है? मिस्टर ऋषभ, ये बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस है। इसका कोई इलाज नहीं है। मेडिकल टर्म में अभी तक इसका नाम भी नहीं रखा गया। बिल्कुल नई बीमारी है। ये बीमारी की शुरुआत आप ही से हुई है। क्या इसका कोई इलाज नहीं है? नहीं माजी। तब निशा जोर जोर से रोती हुई बोलती है, क्या मैं सच में कुंवारी मर जाऊंगी? कहकर फिर से रोती है। तब राजीव उनको देखकर बोलता है, पर भगवान चाहे तो एक उपाय है। मुझे लगता है आप लोग आराम की जिंदगी जिए कई साल हो गए हैं और अच्छा खाना खाए हुए कई साल हो गए हैं। तुरंत आप कल से अपने घर की सारी हालत बदल दीजिए। घर के हर कमरे में एयर कंडीशनर लगाइए और रोज सुबह शाम अच्छा अच्छा खाना खाइए, जैसे चिकन, मटन, मछली और शाकाहारी खाना में तरह तरह की सब्जियां खाइए। और कल से आप राजा महाराजाओं वाला जिंदगी जीना शुरू कीजिए। वही एक आपकी इस बीमारी का इलाज है। क्या आप अपने प्राण बचाने के लिए ये सब करने के लिए तैयार हैं? जान है तो जहान है। आज तक कंजूसी से हम जी के अपनी तबीयत तक को बिगाड़ दिए। बिना स्वास्थ्य के ये पैसा और जायदाद का हम क्या करेंगे? हम अपनी कंजूसी के खातिर हमारी नई नवेली बहू को भी भूखा मारने जा रहे थे। मुझे माफ करना बहू, आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। ससुर की बातें सुनकर पुष्पिता खुश होती है और बोलती है, ससुर जी, आप लोगों में बदलाव आया है। इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की और कोई बात ही नहीं है। आप सभी जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं आपकी सेवा करूंगी। पुष्पिता अपने दोस्त राजीव की शुक्रिया अदा करती है। राजीव वहां से निकल जाता है। अगले ही दिन से वो घर अब इंद्र भवन में बदल गया। गांव के सभी लोग उनका बदलाव देखकर आश्चर्यचकित हो गए।
वो अब राजा महाराजाओं जैसे जीने लगे। पुष्पिता अपनी चतुराई और उसके दोस्त की मदद से अपने घर को डूबने से बचा लिया।